हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबको हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हमने कहा था कि हम विज़न के द्वारा जा रहे पीटी 365 जो पॉलिटी जारी किया गया है, उसको कवर हमने किया था पहले वीडियो में। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ जा करके वो वीडियो हमारा देखिए। और आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के दूसरे चैप्टर को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, हमने पहले चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखा था। अब यहाँ पर हम फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको पता होगा कि हाल ही में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, तो उसको लेकर के ये न्यूज में है। तो न्यूज में क्यों है? तो रिसेंटली 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड। कौन से है प्रेसिडेंट? तो 15th प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो अंडर आर्टिकल 62 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी काउज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म आफ्टर 5 years। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 62 क्लॉज 1। अब इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? तो इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? MPs of both the houses of the parliament, that means Lok Sabha and Rajya Sabha, and MLAs of a state and Delhi and Pondicherry। states और यूटी में सिर्फ अगर बात करें तो दिल्ली और पौंडीचेरी के होते हैं। और कौन इंक्लूडेड नहीं होते हैं? नॉट इंक्लूडेड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्य सभा, लोक सभा, असेंबलीज एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन सब के मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन कौन से टेक पार्ट नहीं लेते हैं? तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड असेंबलीज and also the members of the state legislative council। Election is held as per the system of the proportional representation by means of a single transferable vote। आप सबको पता होगा कि ये क्या होता है। इसी के तहत प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। Winning candidate has to secure the acquired quota of votes to be declared elected, that means 50% of a valid vote plus 1। तो वैलिड वोट का 50% और प्लस 1 वोट अगर किसी भी कैंडिडेट को मिल जाता है तो उसे विजेता घोषित किया जाता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आइए देख लेते हैं। आर्टिकल 52 सबसे पहले क्या कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक प्रेसिडेंट होगा इंडिया का। आर्टिकल 54 क्या कहती है? इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। ये कहता है आर्टिकल 54। And Article 55 says that there shall be a uniformity in the scale of representation of the different states। Please remember this, there shall be a uniformity in the scale of representation of the different states and UTs। As we know, all the states have different capacity to choose MPs or MPs in Lok Sabha and MPs in Rajya Sabha। So in the election of president, there should be a uniformity in the scale of the representation of the different states, right? This has been said in article 55। And article 56 tells us term is 5 years, and that means the term of president of India is 5 years। Article 57 tells us eligibility for a re-election। Eligible for re-election, that means president of India is eligible for the re-election। Article 57, Article 58 states that the qualification for election as a president। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कंप्लीटेड द एज ऑफ द 35 years एंड क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो आपके पास 3 क्राइटेरिया होना चाहिए: सिटीजन ऑफ इंडिया, completed the age 35 years and qualified for the election as a member of the house of the people, that means Lok Sabha। Article 62 states that an election to fill a vacancy caused by the, that means in case of the seat of a president is vacant, then there should be an election to fill a vacancy caused by, and caused by what reason? The expiration of the term of office of the president shall be completed before the expiration of the term। that means उनके 5 साल खत्म होने से पहले आपको दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना है। ये आर्टिकल आपका 62 कहता है। और यहीं पर ध्यान दीजिए कि अंडर आर्टिकल 62 क्लॉज 1 के अंतर्गत हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। आप इन सब आर्टिकल्स को ध्यान रखेंगे। मैचिंग में पूछा जाता है कि मैच करिए, मैचिंग टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, thus electors are not bound to vote along party lines। Under Article 324 of the Constitution,
Under Article 324 of the Constitution, Election Commission of India has authority to conduct the presidential elections. That means the election of the president has been conducted by Election Commission of India as per the Article 324 of the Constitution of India. Now, value of the vote of the members of the parliament, that means MP. What is the value of the vote of the MP casting during the election of the president? In a presidential election, it is based on the number of elected members in legislative assemblies of states, UTs, including Delhi, Pondicherry, Jammu Kashmir. At present scenario, the legislative assembly of Jammu Kashmir has not been functioning, but there is a provision of the legislative assembly in Jammu Kashmir as a UT. Value of vote of has been fixed. The value of vote of MP has been fixed at 708 since 1997 presidential election. तो एक MP की जो वोटिंग होती है ना दोस्तों, उसकी वैल्यू होती है 708 और ये कब फिक्स किया गया था? तो 1977 में फिक्स किया गया था. इन 2022 presidential poll, the value of MP reduced to 700 from 708 due to the absence of the legislative assembly in Jammu and Kashmir. तो अभी हमने कहा इस वाले पार्ट में कि जम्मू कश्मीर में अभी चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली फंक्शन में नहीं है क्योंकि वो अभी यूटी के अंतर्गत काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एक्शन में आ जाएगा तब आपका फिर से, हालांकि वहां अभी दोस्तों डिलिमिटेशन हुआ है, दैट मीन्स वहां सीटों की संख्या घटी है बढ़ी भी है, तो उसके अनुसार फिर से जो आपका पर एमपी का वोट होगा वो डिफरेंट हो सकता है. लेकिन अगर जम्मू कश्मीर को निकाल दे तो इस बार के इलेक्शन में, दैट मीन्स 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपका जो एक एमपी की जो वोट की वैल्यू थी वो 700 थी. याद रखेंगे, ऐसे नॉर्मली कितना होता था? 708 होता था. अब रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन इसी समय हुआ है, तो इनका भी इलेक्शन हम देख लेते हैं कि क्या प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को लेकर के. तो जगदीश धनखड़, आपको पता होगा जगदीप धनखड़ बने हैं, हैज बीन इलेक्टेड एज इंडियाज 14th वाइस प्रेसिडेंट. Vice President is second highest constitutional post provided under Article 63 of the Constitution. This is the second highest constitutional post as per the Article 63. Elected by method of indirect elections, members of electoral college consisting of members of both the houses of the Parliament. Election in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. The voting at such elections shall be secret ballot. याद रखेंगे, वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय अ सीक्रेट बैलेट. दैट मींस वोटिंग ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज empowered अंडर rule of procedure and conduct of business to direct any member whose conduct is in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the house. So ये जो आपका वोट पढ़ते हैं राज्यसभा is empowered under chairman of राज्यसभा, ये empower होते हैं to direct any member whose conduct is in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the house. तो अगर राज्यसभा के चेयरमैन को लगता है कि कोई मेंबर जो है वो उसका जो कंडक्ट है वो फेयर नहीं है, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के तहत वो उसको हाउस से जाने के लिए कह सकते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए? आर्टिकल 63, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मस्ट बी रिमेंबर. Article 64, the Vice President be ex officio Chairman of the Council of the States. And Article 66 states that indirect election by members of an electoral college consisting of members of both houses of Parliament. Article 67 states that Vice President shall hold office for a term of 5 years. यानी कि इनका भी कार्यकाल 5 साल का होता है. Article 68 tells us an election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of vice president shall be completed before the expiration of the term. तो ये आर्टिकल 68 कहता है. आप इन सबको याद रखेंगे, मैचिंग में आपको अक्सर पूछा जाता है. एक बार फिर से देख लेंगे. आर्टिकल 63 कहता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा. आर्टिकल 64 कहता है कि एक ऑफिशियल चेयरमैन होंगे वो राज्यसभा के, यानी दैट मींस काउंसिल ऑफ स्टेट्स के. आर्टिकल 66 क्या कहता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. आर्टिकल 67 क्या कहता है? उनका टर्म 5 साल का होगा. और आर्टिकल 68 क्या कहता है कि उनके एक्सपायरेशन से, टर्म ऑफ ऑफिस के एक्सपायरेशन से पहले उनका चुनाव हो जाना चाहिए. आर्टिकल 68 कहती है.
चलिए हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, क्योंकि दोस्तों ये हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है। चाहे वो अगर आप तमिलनाडु का केस ले लें या फिर केरला का केस ले लें, ये हमेशा न्यूज़ में रहा है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो क्या ये न्यूज़ में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट मेड ऑब्जर्वेशन ऑन सेंटर्स क्लेम दैट द प्रेसिडेंट and not Tamil Nadu governor has exclusive power to decide Rajiv Gandhi assassination convict AG पेरारी वेलन्स प्ली फॉर द पार्डन। आपको पता होगा कि पेरारी वेलन जो राजीव गांधी हत्याकांड में एक आपके कन्विक्ट थे, तो उनको लेकर के, उनको पार्डनिंग पावर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया है कि पार्डनिंग का पावर जो है तमिलनाडु के इस पेरारी वेलन के केस में, ये वहां के गवर्नर को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के पास है आपका एक्सक्लूसिव पावर पार्डनिंग का। याद रखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब आइए देख लेते हैं कि क्या इससे रिलेटेड है, हमारे यहाँ क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है पार्डनिंग का। तो गवर्नर्स अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल पहले देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल 155 एंड 156 गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। If this pleasure is withdrawn before the completion of 5 years term, governor has to be stepped down. That यानी कि प्रेसिडेंट को जब भी लगेगा कि वो अपने ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स उनके प्लेजर, अपने प्लेजर के अकॉर्डिंग वो उसको गवर्नर के पोस्ट को विथड्रॉ भी कर सकते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द 5 year टर्म। There are no provision laid down in the constitutions for the manner in which governor and states must engage publicly when there is a difference of opinion. ये तो आपको अक्सर देखने के लिए मिलता है, आपको दिल्ली वगैरह में, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, अक्सर आपको जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो इसको लेकर के किस तरीके से डील किया जाए, इस सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं किया गया है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इंस्ट्रक्शन देती रहती है। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, क्या क्या डिफरेंसेज है, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। तो प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर देख लेते हैं। आर्टिकल 72 इंपावर करता है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर punishment or sentence is for an offense against a union law, punishment or sentence is by a court martial and sentence is a sentence of death। तो ये 3 केसेज होते हैं जिसमें आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को ये इंपावर करता है कि आप पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर ऑफ क्लेमेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सा 3 केस है? तो अगर आप कोई यूनियन लॉ को वायलेट करते हैं, कोई मार्शल कोर्ट होता है और कोई आपका सेंटेंस है, सेंटेंस ऑफ डेथ है यानी मृत्यु दंड है। तो इन 3 केस में जो प्रेसिडेंट है अपनी क्लेमेंसी पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब गवर्नर को देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल 161 ये इनका क्या है? 72 है और ये इनका क्या है? 161 है। आपने 89 रूल पढ़ा होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 161, यानी कि जो आपका सेंटर के रूल्स होते हैं उसमें 89 जोड़ देंगे तो वो स्टेट के रूल आ जाते हैं, यानी 89 रूल। अंडर आर्टिकल 61 गवर्नर ऑफ ए स्टेट आल्सो possesses द पार्डनिंग पावर बट इट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग टू रेस्पेक्ट। तो किस रेस्पेक्ट में गवर्नर का पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर से डिफरेंट है, यही देख लेते हैं। प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के पास जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होता है पार्डनिंग पावर। प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस व्हाइल गवर्नर कैन नॉट। तो गवर्नर को डेथ सेंटेंस पार्डनिंग करने का पावर नहीं होता, लेकिन प्रेसिडेंट के पास होता है। हाउएवर द गवर्नर कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट ए डेथ सेंटेंस। याद रखेंगे, उसको माफी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसकी सजा कम कर सकते हैं या उसकी जगह कुछ और प्रोविजन, दैट मींस या तो सस्पेंड कर दें, या तो रिमिट कर दें, या कम्यूट कर दें एक डेथ सेंटेंस को। आगे बढ़ते हैं। तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या क्या होता है? तो पार्डन होता है, इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्सॉर्ब्स कन्विक्ट, यानी कि पूरी तरीके से क्षमा कर देना, उसको पार्डन कहते हैं। अब कम्यूटेशन क्या होता है? पावर ऑफ क्लेमेंसी है दोस्तों। पावर ऑफ क्लेमेंसी पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट और रिफ्राइड, ये होते हैं आपके 5 टाइप के। तो पहला क्लेमेंसी पावर में पार्डनिंग पावर आता है। तो पार्डनिंग पावर में क्या होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी सजा को पूरी तरीके से माफ कर सकते हैं, चाहे वो सेंटेंस हो या फिर किसी भी मामले में वो कन्विक्ट हो। अब कम्यूटेशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन टू वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू फॉर अ लाइटर फॉर्म, यानी कि जो उसको सजा मिली गई है उसको घटा करके छोटा कर देना, उसको कम्यूट कहते हैं, कम्यूटेशन। अब रिमिशन क्या होता है? रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, यानी कि सजा में समय को कम कर देना।
विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, उसको रिमिशन कहते हैं। रेस्पाइट क्या होता है? तो अवार्डिंग अ लेजर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवार्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। ठीक है दोस्तों। रिप्राइव क्या है? अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ सेंटेंस फॉर ए टेम्पररी पीरियड, यानी कि कुछ समय के लिए उसको वो टाल सकते हैं, जो उनका डेथ सेंटेंस है। स्पेशली डेथ सेंटेंस में रिप्राइव का इस्तेमाल होता है, तो कुछ समय के लिए चाहे तो प्रेसिडेंट अपने पावर ऑफ क्लेमेंसी का इस्तेमाल करके इसको टाल सकते हैं। अब गवर्नर के पास क्या है? तो गवर्नर कैन आल्सो ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमीट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉ। तो सब ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और अंतर क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त, तो ये चर्चा में क्यों है? तो रिसेंटली केरला लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड द केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2022, इसीलिए न्यूज में है। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या है लोकायुक्त और लोकपाल का। इन 1966 द टर्म लोकपाल लोकायुक्त पॉइंट बाय एल.एम. सिंघवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट बाय एल.एम. सिंघवी वाज फर्स्ट यूज्ड इन रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो जो एआरसी रिपोर्ट आई थी पहली, उसमें एल.एम. सिंघवी ने लोकपाल और लोकायुक्त जैसे टर्म को पॉइंट किया था। इन 2014 सेंट्रल लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 वाज नोटिफाइड। और इसके प्रोविजंस क्या क्या है तो फटाफट देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ लोकपाल फॉर यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर स्टेट्स, यानी कि यूनियन में लोकपाल होते हैं और स्टेट्स में लोकायुक्त होते हैं। It aims to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected there with the incidental देयर टू, यानी कि अगर कोई पब्लिक फंक्शनरी में अगर कोई करप्शन करता है, उनके अगेंस्ट कोई एलिगेशंस लगता है, तो उनकी इंक्वायरी को एक क्लेम करते हैं। लोकायुक्त आर स्टेट इक्विवेलेंट्स ऑफ सेंट्रल लोकपाल। ठीक है, सम स्टेट्स ऑलरेडी हैज एस्टैब्लिश्ड लोकायुक्त, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र in 1971 and Kerala in 1999. It extends to the whole of the India and apply to public servants in and outside India. याद रखेंगे पब्लिक सर्वेंट अगर वो देश के अंदर है या देश के बाहर है, दैट मीन्स एम्बेसडर वगैरह या हाई कमिश्नर जो होते हैं, उनके ऊपर भी ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है ना। इट एक्सटेंड द होल ऑफ द इंडिया एंड अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए वो इन एंड आउटसाइड इंडिया। अब लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं क्या है। तो कंपोजिशन क्या है इस एक्ट का? तो लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। ठीक है, चेयरपर्सन होते हैं और मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं लोकपाल में, of which 50% shall be judicial member and 50% shall be from SC, ST and OBC minority and women। तो 50% होते हैं जुडिशियल मेंबर के और 50% जो होते हैं वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी और ह्यूमन कैटेगरी से होते हैं। टेन्योर ऑफ ऑफिस कितना होता है? तो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकपाल आर अपॉइंटेड फॉर टर्म्स ऑफ 5 years, यानी कि 5 years का होता है, और until attaining the age of 70 years which ever is earlier। तो याद रखेंगे लोकपाल का होता है 70 ईयर्स या फिर 5 साल जो पहले हो जाए। सिलेक्शन कमेटी कैसे होता है इनका सिलेक्शन? तो चेयरपर्सन एंड लोकपाल मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे? तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, चेयरपर्सन इस सिलेक्शन कमेटी के होते हैं, याद रखेंगे। लोकसभा स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, सीजीआई होंगे, या फिर वो अपनी जगह किसी को रख सकते हैं, हिज नॉमिनी, एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द पैनल, यानी कि इमिनेंट ज्यूरिस्ट जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो रिकमेंड किसके द्वारा किए जाएंगे? अदर मेंबर्स ऑफ द पैनल, माने इसी पैनल में जो अदर मेंबर है वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को एमिनेंट ज्यूरिस्ट एज ए सिलेक्शन कमेटी में अपॉइंट करने के लिए। एज पर लोकपाल एक्ट 2013, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नीड्स टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स who are interested to become the chairperson or members of the लोकपाल। अब देख लेते हैं कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द करप्ट मींस, माने क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी को ये कॉन्फिस्केट कर सकती है। तो एक्वायर्ड बाय द करप्ट मींस इवन व्हाइल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, यानी कि कोई भी अगर करप्ट तरीके से आपने जमा किया हो प्रॉपर्टी, चाहे वो पेंडिंग में ही क्यों ना हो प्रोसिक्यूशन के, उसको वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है या एक्वायर्ड कर सकती है। Timelines for inquiry or investigation: 60 days for the completion of inquiry and 6 months for the completion of investigation by CBI. This period of 6 months can be extended by Lokpal on a written request from CBI। तो अगर CBI रिटर्न रिक्वेस्ट दे देती है
तो जो लोकपाल को है वो जांच करने का दायरा 6 महीने से ज्यादा दिन बढ़ाया जा सकता है। वैसे कितना पीरियड होता है, 60 दिन के अंदर आपको इंक्वायरी कर लेना होता है, 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर लेना होता है। लेकिन सीबीआई अगर चाहे तो 6 महीने से ज्यादा बढ़ा सकती है। पावर विद रिस्पेक्ट टू सीबीआई, यानी कि लोकपाल को सीबीआई के रेस्पेक्ट में किस तरीके के पावर प्रोवाइड किए गए हैं। पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई फॉर केसेज रेफर्ड टू देम बाय लोकपाल, यानी कि लोकपाल अगर किसी केस को चाहे तो वो सीबीआई को हैंड ओवर कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग केसेस रेफर्ड बाय लोकपाल वुड नीड अप्रूवल ऑफ द लोकपाल, राइट। अब लोकायुक्त के बारे में देख लेते हैं। दे शैल have jurisdiction over CM, ministers, MLAs, all state government employees and certain private entities including religious institutions। अब इनको हटा कौन सकता है, तो लोकपाल मेंबर्स एंड चेयरपर्सन shall be removed by the president, आप भूलेंगे नहीं, very very important, after an inquiry by Supreme Court। For that a petition has to be signed by at least 100 members of the पार्लियामेंट। तो आफ्टर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट, हालांकि उससे पहले आपको एक पिटीशन फाइल करनी होगी एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा साइन किया होगा। लोकपाल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ, मतलब इसके दायरे में कौन कौन से आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, एमपी, ग्रुप ए बी सी एंड डी ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन एवं 10 लाख वो भी लोकायुक्त के अंतर्गत आएंगे, याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि लोकपाल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत वो सारे सोसाइटी या ट्रस्ट या बॉडी आएंगे जिनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन 10 लाख से ऊपर हो, ठीक है ना। चलिए अब पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में देख लेते हैं कि क्या है न्यूज पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। इन ए फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, a panel has presented its recommendation to chairman regarding interesting tenure of the house committees, right दोस्तों। और इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या न्यूज था। तो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट was set up pursuant to provision contained in article 98 which provide for separate secretarial staff for each house of the parliament, ठीक है दोस्तों। यानी कि हर पार्लियामेंट के सेक्रेटरी के लिए एक अलग से सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित ये न्यूज है, तो उसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। तो पहली बार फर्स्ट एवर कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, ए पैनल हैज रिप्रेजेंटेड दिस रिकमेंडेशन टू चेयरमैन रिगार्डिंग इंक्रीजिंग टेन्यूर ऑफ हाउस कमिटी। इट्स फंक्शंस अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है, ये करेगा। ये आपके सामने कुछ मेन एक्टिविटीज ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, ये क्या है, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का मेन फंक्शन क्या होता है, तो प्रोवाइडिंग सेक्रेटेरियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू राज्यसभा, सर्विसिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज, पब्लिशिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डे टू डे प्रोसीडिंग ऑफ राज्यसभा, इंश्योर फाइनेंशियल प्रूडेंस, engage with the relevant stakeholders, aids opposition to play a greater role in exercising control over the executive, और लास्ट है ensure detailed scrutiny and uphold government accountability work in non-partisan manner, मतलब सुचारू ढंग से आपका राज्यसभा भी चलता रहे, नॉन पार्टीशन मैनर। अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में हम देख लेते हैं। इट इज अ पैनल ऑफ एमपीज दैट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय अ स्पीकर एंड व्हिच वर्क्स अंडर डायरेक्शन ऑफ अ स्पीकर। इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू हाउस और टू स्पीकर, ठीक है। तो इट इज अ पैनल ऑफ एमपीज होता है, अपॉइंटेड बाय इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर एंड व्हिच वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर। स्पीकर के डायरेक्शन के अनुसार ये काम करते हैं और ये अपनी रिपोर्ट जो है वो हाउस के स्पीकर के समक्ष ही रखते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज हैव देयर ओरिजिन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो दे ड्रू देयर अथॉरिटी फ्रॉम द आर्टिकल 105 which deals with the privilege of MPs and article 118 which gives parliament authority to make rules to regulate their procedure and conduct of the बिजनेस। तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज को पावर कहां से मिलता है, तो आर्टिकल 105 दैट मींस की प्रिविलेज ऑफ द एमपीज और आर्टिकल 118 दैट मींस की पार्लियामेंट अपने पार्लियामेंट को चलाने के लिए दैट मींस रूल टू रेगुलेट इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, किसी भी तरह की कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर सकती है। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटीज, राइट, ये बाध्य नहीं होते हैं कमेटी के सिफारिशों को मानने के लिए। Constitution makes a mention of these committees at different places, but without making any specific provisions regarding their composition, tenure,
All these matters are dealt by the rules of 2 houses. तो पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होता है? 2 तरीके के होते हैं, स्टैंडिंग कमिटी होती है और एड हॉक कमिटी होती है। तो स्टैंडिंग कमिटी क्या होती है? परमानेंट इन नेचर होता है और कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वर्क ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। ये समय समय पर इनका गठन होता है और ये अपना काम जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हैं। स्टैंडिंग कमिटी परमानेंट होता है और इसकी स्थापना जो है टाइम टू टाइम होती है, वर्क के अकॉर्डिंग और कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है। दूसरी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है एड हॉक, टेम्पोररी होते हैं ये, सीज टू एग्जिस्ट एंड कंप्लीशन ऑफ द टास्क असाइंड टू देम, यानी कि जिस काम के लिए इनको बनाया जाता है जैसे ही वो काम पूरा होता है तो ये एड हॉक कमिटी अपने आप खत्म हो जाती है। अब स्टैंडिंग कमिटी के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या मतलब कौन कौन सी हो सकती हैं। तो कमिटीज टू स्क्रूटनीज एंड कंट्रोल, फाइनेंशियल कमिटीज, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज रिलेटेड टू द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, कमिटीज रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, हाउस कीपिंग कमिटीज और सर्विस कमिटीज और कमिटीज टू इंक्वायरी। तो इतने तरीके के स्टैंडिंग कमिटी है, दैट मीन्स की परमानेंट कमिटी है ये कुछ, ठीक है ना दोस्तों। तो ये रहे आपके पार्लियामेंट्री कमिटी। तो पहली बार राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के लिए ये बनाया गया है। चलिए देखिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो कैग रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस ऑडिट ऑफ लॉजिस्टिकल arrangements for NRC updation project in Assam has flagged data tampering risk in updating of NRC in Assam. That means कि आसाम में जो NRC डेटा अपडेशन को लेकर के कुछ डेटा टैपरिंग रिस्क की खबरें आई थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर NRC के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये न्यूज में है। तो NRC क्या होता है अब हम जान लेते हैं कि NRC इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दोज हु आर लीगल Indian citizens and identify migrants from erstwhile East Pakistan, now Bangladesh. At present, Assam is the only state to have an NRC. It was first prepared in 1951 and finally updated in 2019. NRC was updated as per the provision of the Citizenship Act 1955 and Citizenship Registration of Citizenship and Issue of नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 सेक्शन 61A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट अंडर इट फॉरेनर्स हु हैड एंटर आसाम बिफोर जनवरी 1 1966 वुड हैव ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडियन citizens. It includes person whose names appear in any of the electoral rolls up to the midnight of 24th March 1971 or NRC 1951 and their डिसेंडेंट्स। आप दोस्तों ये बहुत आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें समझाने वाली कोई चीज है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ रीडिंग कर दे रहा हूँ। इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द आसाम अकॉर्ड 1985। तो अब मैं इतना बता देता हूँ, इसमें याद रखने वाली क्या चीज है। तो ये जो एनआरसी है ये कब से ध्यान में रखा गया है, तो बिफोर जनवरी 1 1966 वुड हैव ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस फ्रॉम द आपका इंडियन सिटीजन्स, यानी इसके बाद के लोगों के लिए। और इसमें कौन से पर्सन इंक्लूड किए जाएंगे, तो जिनका रोल इलेक्टोरल रोल में नाम कब से जुड़ा होना चाहिए, तो ये है 1971 24 मार्च 1971 या फिर एनआरसी एक्ट 1951 के तहत। नॉन इंक्लूजन ऑफ अ पर्सन नेम इन एनआरसी डज नॉट बाय इटसेल्फ अमाउंट टू हिम और हर बीइंग डिक्लेयर्ड ए फॉरेनर। Such individuals will have option to present their case before foreigners tribunals। यानी कि अगर इन दोनों ही केस से कोई अगर व्यक्ति बाहर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति फॉरेनर डिक्लेयर्ड हो जाएगा, वो अपनी समस्याएं हैं वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आगे रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन इससे क्या है, तो सिटीजनशिप नॉर्म्स नोटिफाइड, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इशूड गाइडलाइंस for those whose parents has renounced Indian citizenship, whose parents not presents, whose parents has renounced Indian citizenship when they were minors but now want to reclaim their nationality. Under Citizenship Act 1955, every minor child of a person who renounces their citizenship shall thereupon cease to be a citizen of India. ठीक है दोस्तों, तो अंडर आर्टिकल 1955 ये कहती है कि एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ ए पर्सन हुज रिनाउंसेस देयर सिटीजनशिप, यानी कि जिसने अपनी नागरिकता छोड़ दी है वो भारत की नागरिकता अब नहीं भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। यानी कि ऐसे बच्चे, वैसे माता पिता के बच्चे जिन्होंने अपनी नागरिकता छोड़ दी है उनके बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। Provided that any such child may within 1 year after attaining full age make a declaration that he wishes to resume Indian
सिटीजनशिप, यदि वो अगर ऐसा न चाहे तो अगर फिर से प्राप्त करना। सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब्स 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। आपको पता होगा कौन-कौन सा होता है? बर्थ, डिसेंडेंट, रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन और टेरिटरी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, आपने सोचा होगा कि ये जो एक्वायरिंग ऑफ सिटीजनशिप है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आया गया है और ये जो है पूछा जा चुका क्वेश्चन है। Act has been amended in 1986, 1992, and 2005 and 2019 में. A renounce of Indian citizenship. Any citizen of full age and capacity who is also a citizen or national of another country can renounce Indian citizenship. यानी कि जो दूसरी देश की भी नागरिकता रखा हुआ है, अगर वो चाहता है कि भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है. Other ways of loss of Indian citizenship. Deprivation of citizenship by government if citizenship obtained by means of fraud. तो अगर आपने फ्रॉड से सिटीजनशिप हासिल की है तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी. टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इफ ए सिटीजन वॉलंटरी एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि अगर आप वॉलंटरली किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता आपकी अपने आप खत्म हो जाती है. ठीक है दोस्तों, चलिए अब है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, ये न्यूज में क्यों है. तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व्हिच इज अल्ट्रा वायर्स पेरेंट एक्ट कैन नॉट बी गिवन एनी इफेक्ट. अब इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं. एज पर रूलिंग, delegated legislation should not travel beyond the purview of the parent act. If it does, it is ultra vires and cannot be given any effect. Supreme Court held that delegated legislation, including rules and regulations formed by state and central authorities, should not supplant but supplement parliamentary statute from which it draws power from. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि पेरेंट मतलब वर्तमान, अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं दोस्तों कि वर्तमान लॉ के अनुसार अगर कोई लॉ कंप्लाई नहीं करता है तो वो इफेक्टिव नहीं माना जाता है, नहीं माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. तो हम पहले देख लेते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता क्या है. तो दोस्तों डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अबाउट इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज गिवन पावर्स बाय प्राइमरी लेजिस्लेशन टू मेक लॉज टू इम्प्लीमेंट एंड एडमिनिस्टर रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट प्राइमरी लेजिस्लेशन. यानी कि ये प्रोसेस है जिसके तहत ये एग्जीक्यूटिव जो है वो पावर देती है किसी कानून को बनाने की. प्राइमरी लेजिस्लेशन टू मेक लॉज इम्प्लीमेंट एडमिनिस्टर रिक्वायरमेंट. पार्लियामेंट देयरबाय थ्रू प्राइमरी लेजिस्लेशन इनेबल्स अदर्स to make laws rules through a process of delegated legislation. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है प्रोविजंस, तो आइए देख लेते हैं. सर्कमस्टांसेस वेयर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वुड बी इनवैलिड. तो किस केस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो इनवैलिड हो जाता है. तो फंडामेंटल राइट्स और एनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वायलेटेड, यानी कि कोई ऐसा लॉज जो फंडामेंटल राइट और एनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायलेट करता है तो ऐसे डेजिग्नेटेड जो आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो वायलेट माना जाएगा. द रूल्स रेगुलेशंस आर अल्ट्रा वायर्स द प्रोविजंस ऑफ द पेरेंट एक्ट एंड फेल टू कंफर्म टू द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ द statute. The executive did not have the legislative competence to frame the said rule of or regulation. A delegated legislation can also be struck down on the ground of the manifest arbitrariness and the unreasonableness. The delegated legislation cannot be provided for a retrospective operations unless express authorized by the parent statutes. The Supreme Court has held that the legislature cannot delegate its essential legislative functions to the executive branch. Under Constitution of India, legislative power is given to the legislature, while executive has a power to execute laws. Due to the paucity of time, legislature limits itself to policy matters, delegating tasks of a rule and regulations to execute or any subordinate to supplement parliamentary statute. यानी कि क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जीक्यूटिव हर काम नहीं कर सकती है, तो कुछ प्राइमरी लेजिस्लेशन बनाते हैं ये लोग, मतलब फॉर्म करते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के अगर कोई प्राइमरी लेजिस्लेशन अगर आप ये कोई लेजिस्लेटिव बनाती है या एग्जीक्यूटिव बनाती है जो ऊपर दिए गए हमने बताया कि जो अगर वायलेशन करता है तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगा. पर्पस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? रिड्यूसेस प्रेशर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए. डिसेंट्रलाइज्ड एंड सेक्टर स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन एंड मार्केटिंग मेकिंग,
enables government to make laws without waiting for a new act of parliament to be passed, यानी कि गवर्नमेंट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के माध्यम से बिना लॉ को पास किए हुए ही कोई चीज अप्लाई कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को रोक मतलब इनइफेक्टिव करने की बात कही है। ठीक है दोस्तों, विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइडिंग मोर पावर्स टू डिफरेंट अथॉरिटीज ऑन स्पेसिफिक ओकेजन्स इज रिक्वायर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट यानी कि पेशा एक्ट के बारे में 1996। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ नोटिफाइड रूल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज पेशा एक्ट 1996 on the occasion of World Tribal Day. With PESA rules being notified, Chhattisgarh became 7th state in the country to frame rules and implement PESA after Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and तेलंगाना। तो ये देश का 7वां राज्य बन गया है पेशा एक्ट के तहत रूल बनाना और इम्प्लीमेंट करना। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, ये बनाया गया था पेशा एक्ट, आया था किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। पेशा एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1996 फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड टू ब्रिंग देम ऑन टू द मेन स्ट्रीम। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द नोडल मिनिस्ट्री है इसका फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पेशा स्टेट्स, पेशा इन स्टेट्स। पेशा एक्ट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखेंगे पेशा एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब पेशा एक्ट जो है वो ग्राम सभा को कुछ पावर देती है। तो कुछ मेजर पावर्स हैं पेशा एक्ट के तहत जो आपको ग्राम सभा को दिया जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, माइनिंग लीजेस फॉर द माइनर मिनरल्स, यानी कि अधिकार देता है ग्राम सभा को ये लाइसेंस प्रोवाइड करने का माइनिंग लीज फॉर माइनर मिनरल्स के बारे में। ठीक है। पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन इन मैटर्स ऑफ अ लैंड एक्विजिशन, प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ अ लैंड एंड रीस्टोर एलिनेटेड लैंड। ये लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड भी ग्राम सभा को ये पावर करता है। कौन? पेशा एक्ट। टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज इन ऑल सोशल सेक्टर्स एंड लोकल प्लान्स, रेगुलेट एंड रेस्ट्रिक्ट सेल कंजम्पशंस ऑफ लीकर, मैनेज विलेज मार्केट्स, कंट्रोल मनी लेंडिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये कंट्रोल कर सकती है पेशा एक्ट के तहत, ये ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। टू मैनेज माइनर वाटर बॉडीज, ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये अधिकार दिए गए हैं ग्राम सभा को पेशा एक्ट के तहत। It provides for extension of provision of Part 9 of the Constitution related to the panchayats to scheduled areas of 10 states and Article 244(1) read with Schedule 5 with certain modification and expectation। तो आपको पता होगा दोस्तों कि पार्ट 9 जो है वो ये इसी का एक्सटेंशन है। तो कुछ राज्यों के कुछ जगहों पर पार्ट 9 जो है लागू नहीं होता है, तो इनको दूसरे वे में लागू करने के लिए पेशा एक्ट आया गया था। ठीक है। तो ये 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, ये 10 राज्य हैं, ये आते हैं इसके अंतर्गत। अदर फीचर ऑफ पेशा एक्ट क्या है? 1996 यूनिफॉर्मिटी विद द कस्टमरी लॉ, यानी कि जो ट्राइबल लोगों के जो कस्टमरी लॉ है उनके से ये मेल खाना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। State legislation on panchayats shall be in uniformity with the customary law, social and religious practices and traditional management practices of community resources। अब ग्राम सभा, every village shall have a gram sabha consisting of persons whose names are included in electoral rolls for the panchayat at a village level। very very important है दोस्तों। role and responsibility of gram sabha, तो ग्राम सभा has a role and responsibility in approving all development works in village, identify beneficiaries, issue certificate of utilization of funds, power to control institutions and functionaries in all social sector and local plans, average is to safeguard and preserve traditions and customs of people, their cultural identity, community resources and customary mode of dispute resolutions। ये रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राम सभा के हैं, तो ये सब काम कर सकती है।
रिजर्वेशन अगर क्या देख की बात करें तो एवरी पंचायत टू हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रमोशन टू कम्युनिटी पॉपुलेशन मिनिमम ऑफ 50% है विद चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल्स टू बी रिजर्व्ड फॉर एसटीज। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज रहे थे, हम देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न्यूज में था, झारखंड गवर्नर हैज सेंट द मैटर ऑफ चीफ मिनिस्टर डिस्क्वालिफिकेशन एज एन एमएलए फॉर द होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है? इज इंटरप्रिटेटेड एज ए पोजीशन दैट ब्रिंग्स टू ऑफिस होल्डर सम फाइनेंशियल गेन, remuneration or benefit. It is not defined in the constitution. Very, very important. Or representation of the people act 1951 under article 102 clause 1 and article 191 clause 1 of the constitution, an MP or an MLA or an MLC is barred from holding any office of profit under central or a state government. Provisions also protect a legislator if the office in question has been made immune to the disqualification by laws. Questions of disqualification in respect of office of profit shall be referred to President and Governor. However, they shall obtain the opinion of Election Commission and shall act accordingly. Members of the Parliament Local Area Development Scheme MPLADS, ये दोस्तों 2019 में यूपीएससी पूछ चुकी है ये MPLADS से रिलेटेड क्वेश्चंस। Ministry of Finance has revised the rules under which interest accumulated on MPLADS fund will be deposited in Consolidated Fund of India. Earlier, interest accrued on fund used to be added to MPLAD account and could be used for the development projects. ठीक है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जो फंड है वो जो जारी किया जाता है MPLAD को वो could be used for the development projects, ये किया जा सकता है। और ये कहाँ डिपॉजिट किया जाएगा? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो उसका इंटरेस्ट होगा, MPLAD के तहत जो राशि आपको जारी की जाती है उसका जो इंटरेस्ट होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। इससे पहले क्या होता था? इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन फंड यूज्ड टू एडेड MPLAD अकाउंट एंड कुड बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। पहले ये होता था कि जो इंटरेस्ट आती थी वो फिर से उसी राशि में ऐड हो जाती थी और फिर उसका इस्तेमाल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में किया जाता था। द प्रोपोज्ड चेंजेस आर एम्ड एट टाइमली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। MPLAD लॉन्च्ड इन 1993 में लॉन्च किया गया था। इनेबल्स MP टू सजेस्ट एंड गेट एग्जीक्यूटेड डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ अ कैपिटल नेचर बेस्ड ऑन लोकली फेल्ट नीड्स with an emphasis on creation of durable assets. Under it, MPs receive Rs 5 crore each year in 2 installments, 2.5 crore each. Every year, MP shall recommend at least 50% of MP-led funds for area inhabited by the Supreme SC populations and 7.5% for areas inhabited by ST population. यानी कि हर साल जो आपको मिलता है 2.5 करोड़ 2 इंस्टॉलमेंट पे मिलते हैं, तो आपको ये क्या करना होगा कि हर साल 15% उसकी राशि का जो भी आपको मिला है वो खर्च करना होता है एससी पॉपुलेशन एरिया में और 7.5% उस राशि का आपको खर्च करना होता है एसटी पॉपुलेशन एरिया में। फंड्स अंडर MPLADS आर नॉन लैप्सेबल, ये लैप्स नहीं होते हैं, आप उसको अगले साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन ऑफ वर्क under the scheme at district level and inspect at least 10% of works under implementation every year. यानी कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास ये अधिकार होता है कि इसके अंतर्गत कितना काम किया गया है या नहीं किया गया है और 10% राशि का इस्तेमाल आपको हो जाना चाहिए हर साल में जो भी आपको राशि दी जा रही है MPLAD के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि MOSPI इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रिलीज ऑफ फंड, प्रिस्क्राइबिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा के बारे में हम जान लेते हैं कि नेवा क्या है। एक सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड टू मेक ऑल वर्क एंड डेटा रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव बॉडीज अवेलेबल ऑनलाइन फॉर यूज बोथ सिटीजन्स एंड मेंबर ऑफ असेंबलीज। ई विधान इज डेजिग्नेटेड एज नेवा यानी कि जो पहले ई विधान था उसी का नाम अब नेवा रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज अ नोडल मिनिस्ट्री फॉर रोलिंग आउट नेवा, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, ये आपको दे सकता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके से। नेवा एम्स टू ब्रिंग ऑल
legislature of country together in one platform, thereby creating a massive data depository. It will also help in streamlining information related to various state assemblies and to eliminate use of paper in day-to-day functioning. Creation evolution of district. Recently, 7 new districts were created in West Bengal. How are the district created or abolished? This power lies with the state government. ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट बनाना या खत्म करना स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है. Who can pass a law in assembly or simply issue an order and notify it in gazette? Center does not have a say in this matter. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती. The permission of center is required when a change of a name of a district or a railway station is contemplated. हालांकि जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलते हो तो ये सेंटर का परमिशन लेना जरूरी होता है. अब हम बात कर लेते हैं पावर ऑफ अ स्पीकर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द स्पीकर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट हैव ए पावर टू टेक अवे द स्टेटस ऑफ फॉर्मर MLAs while deciding a disqualification plea against a lawmaker under 10th schedule of the constitution, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर के पास ये पावर नहीं होता है कि वो किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सके. पावर टू टेक अवे द स्टेटस ऑफ ए फॉर्मर MLAs. ठीक है ना. In 2014, Bihar Legislative Assembly Speaker not only disqualified some of the speaker under 10th schedule, but also took away their status of being treated as a former lawmaker, depriving them of pension and other benefits. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप ठीक है उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन चार्ज लग गया, लेकिन स्पीकर ने क्या किया था कि उनसे लॉ मेकर का जो पदवी होता है वो भी छीन लिया था. अगर ये आपसे छीन लिया जाता है तो आपको पेंशन और जो भी बेनिफिशियरीज होता है, बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर जो है ऐसा नहीं कर सकते. मतलब उनके पास ये पावर नहीं होता है कि वो लॉ मेकर ट्रीट करना, ये जो पदवी है, ये स्टेटस ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज ए लॉ मेकर, ये हटा सके. यानी कि आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, लेकिन ये जो आपका उनका स्टेटस है बीइंग फॉर्मर लॉ मेकर, ये बना रहेगा चाहे वो डिस्क्वालीफाई हो जाए. यानी कि वो MP फॉर्मर MP कहलाएंगे. इन किहोतो होलान वर्सेस चिल्हू एंड अदर्स 1992 में एक केस हुआ था. सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पावर ऑफ अ स्पीकर अंडर 10th शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. यानी कि किहोतो होलान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी आपका स्पीकर का 10th शेड्यूल के अंदर फैसला होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा. आगे बढ़ते हैं. तो कमिटी ऑफ ए पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज. So this committee has recently submitted its report. This committee was set up in 1976 under the Official Language Act 1963. It is constituted by the Ministry of Home Affairs and chaired by the Union Home Minister. It submits the report to the President. A mandate क्या है? To review the progress made in use of Hindi for official purpose and to make recommendation to increase use of Hindi in a official communication. तो ये अभी बनाया गया था दोस्तों, कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर. इसका गठन कब किया गया था? 1976 में. इसके तहत 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तरह, और इसने हाल ही में अपना जो है रिपोर्ट सौंप दिया है. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इसकी बैठक हुई थी हाल ही में दोस्तों. अब इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या न्यूज है. तो टू मार्क 50 years ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन 8 pillars फॉर नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट. कौन कौन सा? पीस, पावर, टूरिज्म, 5G कनेक्टिविटी, कल्चर, नेचुरल फार्मिंग, स्पोर्ट्स एंड पोटेंशियल. ऑल्सो PM इनॉग्रेटेड गृह प्रवेश प्रोग्राम इन त्रिपुरा. याद रखेंगे कि गृह प्रवेश आपका जो प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड है? तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट से रिलेटेड है. फॉर मोर देन 2 लाख बेनिफिशियरीज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन एंड रूरल स्कीम्स. अब हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में. तो इसकी स्थापना बाय पार्लियामेंट किया गया था 1971 NEC एक्ट के तहत. सर्विस कंडीशन क्या होता है? वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत काम करता है. ये स्टैट्यूटरी और एडवाइजरी बॉडी है, याद रखेंगे. कंपोजिशन देख लेते हैं. तो यूनियन होम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं.
याद रखेंगे यूनियन होम मिनिस्टर इसके 100 ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट्स, आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इसका काम क्या होता है? टू प्रमोट cooperation and coordination among the northeastern states, to provide a forum for the resolution of interstate dispute among the northeastern states। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं जोनल काउंसिल की। अगर हमने बात कर ली है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की, तो जोनल काउंसिल की भी बात करना बनता है। ईस्टर्न जोनल काउंसिल कंप्राइजिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड हेल्ड अ मीटिंग इन कोलकाता। हाल ही में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी कोलकाता में। तो कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड आते हैं। अदर जोनल काउंसिल कौन कौन से हैं? तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ये आते हैं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में। सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन कौन आता है? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं। वेस्टर्न जोनल काउंसिल गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन, दीव, दादर नगर हवेली। और सदर्न जोन काउंसिल में कौन कौन आते हैं? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। अब इसके हम थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो पार्लियामेंट के द्वारा ये हुआ था आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत जोनल काउंसिल की स्थापना की गई थी। कंपोजिशन देख लेते हैं। तो चेयरमैन कौन होता है? यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, वीवीआई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंबर्स कौन कौन होते हैं? तो चीफ मिनिस्टर एंड 2 अदर मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट्स एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड इन दिस जोन। यानी कि इसमें जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे वो होंगे और 2 मेंबर गवर्नर की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं एंड 2 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज। इसका काम क्या होता है? तो डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन विद regard to any matter of the common interest in field of economic and social planning, any matter concerning border dispute, linguistic minority or interstate transport, or any matter connected with arising out of reorganization of states under States Reorganization Act। तो ये है आपका जोनल काउंसिल। तो दोस्तों ये हमने सेकंड चैप्टर को फिनिश कर लिया। आगे हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।